ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। कृषि जगत कार्यक्रम में मैं दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, जैसे जैसे लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोग अपनी तरफ ध्यान कम दे रहे हैं। लोगों को दिन प्रतिदिन मानसिक और शारीरिक कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। इस दुनिया के भागदौड़ में लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते जा रहे हैं और इसी वजह से कई बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। ऐसे में आज के दौर में अस्थमा एक आम बीमारी बनती जा रही है और इसे ही नियंत्रण में रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, आज है विश्व अस्थमा दिवस, जिसे हम दमा भी बोलते हैं। हर साल मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व अस्थमा दिवस का थीम है जागरूकता और सशक्तिकरण। अगर किसी को अस्थमा है तो उसे नियंत्रित करने के उपायों को लेकर जागरूक करना, इसे कब कैसे कितना नियंत्रण कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर के ब्रह्मो, ATIUCCRAS, न्यू दिल्ली। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र में। धन्यवाद। आज है विश्व अस्थमा दिवस और इस अवसर पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि अस्थमा क्या है और ये किस कारण से होती है। अस्थमा आजकल साधारणतः ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पहले ज़माने में जितना अस्थमा बीमारी मिलता था, तो हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं कभी कभी रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, आजकल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसका वजह बहुत है। जैसे कि बढ़ते हुए मशीनरी कारण, बढ़ते हुए पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अब बढ़ते हुए जैसे कि साग सब्जी में जैसे कि हम लोग केमिकल डालता है, क्या क्या डालता है, उससे भी अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि डाइटिंग हैबिट भी इसमें शामिल है, क्योंकि हम देखा है आजकल कोल्ड ड्रिंक जैसे कि जिसमें सोडा क्या क्या रहता है, केमिकल्स, वो सब ज़्यादा लेता है लोग गर्म दिन में लेगा ही, पेप्सी, स्प्राइट क्या क्या लेके। अरुणाचल में स्पेशली हम देखा है मैक्सिमम लोग जो भी काम करते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। काम करेगा कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, ऐसा करके आजकल। पहले तो इतना ज़्यादा मिलता नहीं था पेशेंट अस्थमा का। आजकल अरुणाचल में मैक्सिमम पेशेंट अस्थमा से रिलेटेड हो रहा है। इसका कारण यही है हम लोग लिविंग स्टाइल, जो डाइटिंग स्टाइल, जो एनवायरनमेंट, ये तीनों कारण से ही ये ज़्यादा बढ़ रहा है। सर, ये अस्थमा जैसा कि आपने कहा कि डाइट, खान पान और एनवायरनमेंट की कमी से हो रहा है, और साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इस दिवस को इतना महत्व क्यों दिया गया है। क्योंकि मैक्सिमम जो पेशेंट होता है वो स्टमक सांस, ब्रोंकियल एस्मा, क्योंकि इसका कारण होता है ड्यू टू पोल्यूटेड एयर एंड पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। जैसे कि जिधर भी जाइए आप, गाड़ी घोड़ा ज़्यादा है, और इसका कारण है हम लोग जो सांस लेने में धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ते जाएगा। सांस लेते गया आप, काम भी करते गया, सांस किया, मशीनरी से जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी है केमिकल्स निकलता है। जैसे कि कोई मैक्सिमम लोग आजकल गार्बेज भी जला देते हैं, जैसे प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट्स निकलता है, उसको हम लोग सांस में ले लेता है, उससे भी होता है। और सांस का जो डेंसिटी वो बढ़ते जाएगा। जैसे कि हम लोग सांस लेने में कष्ट, जैसे कुछ हम लोग डायग्नोसिस करता है, जैसे ब्लड भी टेस्ट करता है, उसमें देखा जाए कि इसिनोफिल ज़्यादा बढ़ जाता है। जो नॉर्मल इसिनोफिल रहना है, दैट मीन्स एलर्जी, वो सबसे हम लोग का जो सांस नली में जाके एलर्जी पैदा करता है और एल्वियोलाई को पूरा डैमेज कर देता है। जो हम लोग को ऑक्सीजन एब्जॉर्बेशन जो होना है वो नहीं कर पाता है, इसलिए ये कारण से भी हो जाता है। इसलिए सांस बीमारी में मेनली डाइट एंड प्रिकॉशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सर, जैसा कि आपने कहा कि ये प्रदूषण के कारण से बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे देश भारत में ऐसे कौन से सिटीज़ हैं, कौन से शहर हैं जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है और जहाँ इनके मरीज ज़्यादा पाए जाते हैं। ये अच्छा आप सवाल पूछा है, क्योंकि भारत में अभी सबसे ज़्यादा प्रदूषण है दिल्ली में। अब दिल्ली में अभी पहले एवरेज 30 था, अभी मैक्सिमम 40, 50 एंड 60 ऐसा पेशेंट मिल जाता है ओनली एस्मा ड्यू टू प्रदूषण के वजह से। प्रदूषण ही मेन है इसका कारण।
एंड पोल्यूशन से ही एलर्जी होता है हम लोग का, जो लंग में एलर्जी होके ही ये बीमार होगा, जो स्टमक सांस बोलता है, ब्रोंकियल एज्मा। सर, हमने सुना है कि अस्थमा जेनेटिक भी होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? अस्थमा एक्चुअली जनरली हम लोग पाया है, हम लोग जितना भी डाटा कलेक्ट किया है, अस्थमा जेनेटिक बोल के नहीं है जी। क्योंकि ये जेनेटिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये है ड्यू टू एलर्जी। कोई कुछ डाइट लेता है, जैसे कि आप जो डाइट से एलर्जी होता है उसको बार बार लेने से भी आपको एज्मा होगा। पहले स्किन एज्मा, देन ब्लड में वो पहुंच जाएगा, देन लंग में एज्मा का प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वो डेप्थ पकड़ लेता है जी। जैसे कोई खाद्य है ऐसा, जैसे कोई बैगन से भी होता है, कोई भिंडी से होगा, कोई कद्दू से भी होता है। ऐसा एज्मा बहुत प्रकार का है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं पकड़ सकते कि वो हेरिडिटरी है जी। जैसे कि माँ बाप को होने से बच्चा को होगा, ऐसा नहीं। कोई बच्चा को होता है सडनली, जैसा कि आपका कॉफ ड्यूरिंग बर्थ, किसी का कॉफ ज़्यादा होता है, जैसे कि बच्चा को कॉफ होने से फिर आईसीयू में रखेगा, जैसा कि क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, क्या देगा, ऐसा करके ड्रग्स ज़्यादा देने से भी वो बाद में लंग का कमजोरी हो जाता है, और ये सडनली बाहर आने का बाद में वो सांस बीमार हो जाता है। जी, यानी सर अगर अंग्रेजी दवा ज़्यादा ली जाए तो उससे भी हमारे फेफड़े पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे अस्थमा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जो का एलोपैथिक दवा, जो मॉडर्न सिस्टम का दवाई है, वो ओनली देता है वो लोग ब्रोंकोडायलेटर। जी। जैसे कि आप सांस लिया, सांस का दवाई खाया, ब्रोंकस से लंग डायलेट हो गया, तब सांस लेने में इजी हो जाता है। कभी कभी इमरजेंसी में वो लोग एक पंप, वो भी जस्ट टेम्पोररी रिलीफ, आपको परमानेंट रिलीफ कभी नहीं हो। यानी सर जैसा आप कह रहे हैं कि अस्थमा में अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करने से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। यस। और सुना है कि अस्थमा में ज़िंदगी भर इसकी दवाइयाँ खानी पड़ती है, इनहेलर लेना पड़ता है। इसमें कितनी सच्चाई है? और हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में अस्थमा का इलाज क्या संभव है, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? ये बात सही है कि जैसे एलोपैथिक में बोलता है कि आप खाते जाइए, जी खाते जाइए, लेकिन आयुर्वेदिक में हम लोग ये नहीं बोलेगा कि आपको दवाई खाते जाना, क्योंकि हम लोग दवाई का साथ डाइट भी हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, और रहन सहन कैसा रहना है, जैसे खूब गर्म में ज़्यादा फैन, पसीना में सडनली नहाना, वो सब भी अवॉइड करना है। कौन सा मौसम में कैसा खाना पीना, जैसे खाना पीना से भी होता है। हम लोग का जो हम लोग ट्रीटमेंट करता है, मैक्सिमम अभी तक जितना भी पेशेंट मिला है ऑलमोस्ट क्योर विद इन 6 मंथ हैव बीन क्योर्ड। और हम लोग साथ में आजकल तो योगा, सब लोग एक्सरसाइज पे इंटरेस्टेड है, इसलिए हम लोग योगा, एक जो लंग का एक्सरसाइज अनुलोम विलोम हो, कपालभाति हो, वो सब करने देता है। वो सब करते रहने से भी आपका लंग का जो स्ट्रेंथ है, ऑक्सीजन लेने का कैपेसिटी बढ़ के जाएगा, सांस का प्रॉब्लम इतना नहीं आएगा। जैसा आपने कहा अभी कि योग का भी बहुत बड़ा महत्व है अस्थमा को ठीक करने में, लेकिन आजकल समय की कमी के कारण की वजह से लोग योग नहीं करते। उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? उन्हें कैसे आप प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो योग करे, अपनी दिनचर्या से कुछ समय निकाले? योग करना तो अच्छा बात है, जैसे कि हम लोग का लाइफस्टाइल, लॉन्गिविटी एंड हेल्दी रहने के लिए योग करना तो अच्छा है, तो हम लोग एडवाइस करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि टाइम निकाल के, क्योंकि टाइम नहीं है बोल के नहीं, उसको करने का एक इच्छा होना चाहिए, तब वो कर सकेगा। और जैसे कि हम लोग दवाई भी देते हैं, जैसे कि हम लोग कोई नेचुरल दवाई भी मिलता है, अपना से कलेक्शन करके बना के भी खा सकता है, ऐसा करके भी हम लोग एडवाइस करते हैं। और सुबह में टाइम नहीं मिला है, सुबह में नहीं नहा के गया, फिर शाम को आके नहाता है, वो भी बैड हैबिट है। जैसे कि सुबह जितना जल्दी उठेगा नहा लेना चाहिए, नहा लेने से उसको फ्रेशनेस होगा, लेकिन अब अगर शाम को नहाएगा कफ वृद्धि होगा। कफ वृद्धि मीन्स जैसे हम लोग वायु पित्त कफ बोलते हैं, वो कफ वृद्धि होगा, तब भी आपका सांस का प्रॉब्लम आ सकता है। जी, हम सभी ये जानना चाहते हैं कि अस्थमा किस उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभाव करता है, कौन किसको कितना ज़्यादा खतरा है, किस एज ग्रुप में, किस उम्र के लोगों को परहेज करना चाहिए या बचना चाहिए? अभी देखा जाए तो परसेंटेज हिसाब से
मैक्सिमम आफ्टर 45 में ज़्यादा होता है, और जैसे साल में कम, साल में किसी किसी को ड्यू टू केयरलेस देख रेख करने से भी होता है। जैसे कोई बच्चा को ऐसा जगह में सोला देता है, जंगल में भी सोला देता है, क्या में भी सोला देता है, वो सांस ले रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, हवा भी मर रहा है, ये सब पोल्यूटेड पोलन ग्रेन भी वो सूख नाक से जा सकता है, तब भी हो सकता है। और जनरली जो टीनेज का परसेंटेज कम है, जैसे 20 to 25%, उन लोगों को होता है डाइटिंग हैबिट से। जैसे कि ठंडा होने से भी आइसक्रीम खा लिया, कुछ भी मेंटेन नहीं करता है, ऐसा होने से भी हो सकता है। और जो ज़्यादा पोल्यूटेड जगह में खेलना धुलना, जैसे खूब हवा चल रहा है, धूल चल रहा है, उसमें एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, उसमें भी कोई फुटबॉल खेलेगा, वॉलीबॉल, तब भी उसको अंतिम स्टेज में एजमा का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा करके मैक्सिमम पेशेंट को हम लोग मिलता है। उन लोग को कहाँ रहता है हम लोग भी पूछते हैं, क्योंकि रहन सहन कैसा है, कहाँ खेलते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, वो सब एडवाइस देना ज़रूरी है, क्योंकि तब एजमा का जो आपका परसेंटेज कमती होके आएगा। सर, अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताइए, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी अस्पतालों में अस्थमा का ट्रीटमेंट हो सकता है? ये तो अच्छा बात है। एजमा का ट्रीटमेंट सभी सरकारी हॉस्पिटल में होता है। आयुर्वेदिक का जो ड्रग्स है वो बहुत अच्छा है मीन्स उसमें बहुत ड्रग्स है जो साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, आपको धीरे धीरे परसेंटेज कम करके लास्ट में आपका पूरा क्योर होगा। ये तो मैं एकदम डाठी से बोल सकता हूँ, क्योंकि जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर एस्मा का ट्रीटमेंट करता है वो लोग डाइटिंग को तो बताता ही है जी, क्योंकि डाइट का साथ दवाई वो रिलेटेड है, वो नहीं करेंगे तो तब और परहेज करना है वो सब देता है। जैसे हम लोग का आयुर्वेदिक ड्रग्स में बहुत ऐसा ड्रग्स है, हम लोग जैसे उसका डेप मीन्स गहराई कितना है, कितना साल से हो रहा है एस्मा, जन्म से हो रहा है ना, अभी हो रहा है ना, कोई सडन ऑनसेट होता है ड्यू टू टेकिंग कुछ दवाई, नहीं तो कुछ ड्रग्स, नहीं तो कुछ ऐसा सब्जी ऐसा लेने से भी सडन हो सकता है, क्योंकि ये जो सांस का बीमार है एलर्जी रिलेटेड बीमार है, और आपका एलर्जी ज़्यादा होगा तो लंग में आ गया ही। ऐसा करके हम लोग ट्रीटमेंट का जो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा ही करना है। पहले आप रहन सहन को बताइए, नेक्स्ट आप खाना पीना, नेक्स्ट आपको जैसा कि कोई खूब पोल्यूटेड एरिया में अगर खिड़की खोल के सोएंगे रात भर तो भी ख़राब है, क्योंकि खिड़की बंद करना ही है, क्योंकि आप मैक्सिमम एयर पोल्यूशन को सांस में जा रहा है, उसमें भी होता है। और कोई खूब गर्म में ज़्यादा एसी ज़्यादा देर से, कोई एसी में लंग कंजेशन ज़्यादा होता है, तब भी ये बीमार हो सकता है। सर, जैसा आपने कहा कि अस्थमा में खान पान का बहुत ध्यान देना चाहिए, तो हमारे श्रोताओं को बताइए सर कि खान पान में लोगों को क्या परहेज करना चाहिए और किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पेशली मौसम का हिसाब से हम लोग खान पान करना चाहिए जी। जैसे कोई सब्जी, ऐसा सब्जी है आजकल जो मिलता है बहुत केमिकल डाल के देता है, उसको आप सेलेक्ट करके लेना है। जैसे बैगन हो, भिंडी हो, कोई भी जैसे कोई फूल गोभी में भी हो जाता है, फूल गोभी में मैक्सिमम केमिकल डालते हैं। और कोई जैसे बच्चा हो क्या हो आइसक्रीम लेना हैबिट है, वो भी मौसम का हिसाब से ज़्यादा, जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से वो सब लेना नहीं चाहिए, उस सब से भी होता है। और जैसा कि
खाने का बाद तुरंत पानी पी के बैठ के रहना नहीं है। जी खाने का थोड़ा आधा घंटा बाद में पानी पीजिए। खाने का बाद में एटलीस्ट 20 कदम नहीं तो 50 कदम ऐसा चलिए। चलने का बाद थोड़ा बाद में बैठ के पानी पीजिए, तब भी अच्छा है। सर, कई लोग दमा को, अस्थमा को अंधविश्वास से जोड़ते हैं। हम लोग इस अंधविश्वास को कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आप जो पूछा है, कोई गांव में अस्थमा होने से अंधविश्वास मीन्स पूजा पाठ करते हैं। जी जी। हाँ, जैसे उसको कुछ भूत पकड़ लिया, जी ऐसा कर, ये सब अभी भी है। कोई एरिया में नहीं है, नहीं बोल सकता है, लेकिन इसके लिए हम लोग मैक्सिमम अभी प्रसार करना चाहिए कि आपका ये अस्थमा जो सांस लेने का प्रॉब्लम, जैसे आप दूर से भी सुनाई देगा ये सांस पेशेंट है बोले, जैसे कि सांस का कुछ आवाज़ होता है, चूं चूं करके होगा। जी जी। एक हम लोग जिसको बोलते हैं व्हीजिंग साउंड, देन क्रेपिटेशन साउंड, ऐसा करके जो कुर करक भी आवाज़ होगा, आपको पास में होने से ही मालूम हो जाए। ऐसा में वो लोग अंधविश्वास से बोलेगा कि इसको कुछ पकड़ रहा है। ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बॉडी रिलेटेड बीमार है। इसको अंधविश्वास में कोई लेता है और पूजा पाठ करता है, ये होना नहीं चाहिए। इसलिए किसी का अगर सांस बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए। जो भी डॉक्टर है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आजकल गवर्नमेंट ने सब में ये सब ड्रग्स के लिए भी दिया है। इसे यही मैं बोलना चाहता हूँ। सर, इस बार का थीम है जागरूकता और सशक्तिकरण। आप हमारे श्रोताओं को किस तरह जागरूक और सशक्त करना चाहेंगे? जागरूक मीन्स हम लोग को जैसे हवा, एनवायरमेंट, जो भी स्वच्छ होना चाहिए। जैसे आजकल प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, अब प्लास्टिक को आदमी लोग जला देता है, वो जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ही ऐसा केमिकल प्रोड्यूस होता है हवा में, उससे ये सबको ध्यान देना है, उसको जलाना नहीं। जी हाँ, उसको रिसाइकल करता है, आप भेज दीजिए। कोई कलेक्टर रहता है ये सब है, जैसे गार्बेज कलेक्टर बहुत है, वो रिसाइकल करके भेजते हैं। ऐसा करना है, क्योंकि अगर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट नहीं होगा तब ये बीमार भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जी जी। मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग जितना भी टाउन में हो, गांव में हो, प्लास्टिक तो यूज़ होता ही है, प्लास्टिक को जमा करके रखिए। कोई कलेक्टर से उसको दे दीजिए, आपको उससे कुछ पैसा भी अर्न होगा और एनवायरनमेंट पोल्यूशन से भी सेफ मिलेगा। जी, यानी सर हमें लगता है कि अस्थमा पर रोक लगाने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को बदलना होगा, साथ ही प्रदूषण जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उस पर भी ध्यान देना होगा। योग करना चाहिए, तो इन सब खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इन सभी बातों को हमारे सभी श्रोताओं अपने जहन में उतार लेंगे। सर, अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, और जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही चाहता हूँ कि अब लोग अंधविश्वास, जैसे सांस बीमार कभी भी हो सकता है, कहीं सडनली छोटे टाइम में भी हो सकता है, सडन अटैक, उस सब को अंधविश्वास में जैसे झाड़ फूक, मंत्र तंत्र मंत्र से ये सब ठीक नहीं होगा। आप लोग तुरंत हॉस्पिटलाइज कीजिए, हॉस्पिटल में जाइए, जो भी डॉक्टर दिखाइए और जांच कराइए। जैसे कि आजकल जांच करने के लिए बहुत हम लोग का मशीनरी है। यही मैं चाहता हूँ कि सांस एक क्यूरेबल डिजीज है, उसको अच्छा हम लोग कर सकता है। आप लोग जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग आइए, यही मेरा सजेशन है। जी जी सर, आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस खास दिन पर आप आए और हमें और हमारे श्रोताओं को अस्थमा को लेकर महत्वपूर्ण बातें समझाई और जागरूक किया। उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी श्रोताओं को आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। श्रोताओं, सुनते हैं एक आदि लोकगीत। Mania
long aya aya gaya gaya mania pabo yoko long aya aya gaya lấy thế đêm poroko yoko long aya aya mania pabo yoko long aya aya gayang tika nge hitonam yoko long aya aya gayang gayang mania pabo yoko long aya aya gayang gayang yoko kontie buluka yoko long aya aya gayang gayang mania pabo yoko long aya aya gayang gayang bote bulu kumsing yoko long aya aya gayang gayang mania pabo yoko long aya aya gayang gayang igute dem kumsing yoko long aya aya gayang gayang mania pabo yoko long aya aya gayang gayang tine ne do dem yoko long aya aya gayang gayang mania pabo yoko long aya aya gayang gayang ya te dem kum dang yoko long aya aya gayang gayang mania pabo yoko long aya aya dame ne do dem yoko long aya aya gayang gayang mania pabo yoko long aya aya gayang gayang con nó ke na pa ye yoko long aya aya gayang gayang mania pabo yoko long aya aya gayang gayang con ke na pa ye yoko long aya aya gayang gayang mania pabo yoko long goi nyo bo pu ye goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi nyo bo pu ye goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi kon na pa i goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi ta le pa i goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi pa op ko ne goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi me lo pa i goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi pa bar ko ne goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi pa ye belu goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi du bug la ge goi ta ko la nyo bo pu ye goi goi lấy nghe chi me goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi mu tik bali goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi pilen nang kula goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi gira beli goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi pilen nang kula goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi ni bo pu ye goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi ya du pu ye goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi nyo bo pu ye goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi pung gong goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi a long hi goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi kai kong kia goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi muk di kong kia goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi bote bulu ge goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi muk lom ko mang goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi boro bulu ge goi ta ko la nyo bo pu ye goi ta ko la goi nyo bo
pomne goi ibe ko pomne goi I ain ko nen goi I nyobo pomne goi I ain deme goi I miji mugdia goi I dine lang goi I loine goi I name lang goi I konatia goi I tiriki to goi I nyobo pomne goi I ain ko neme goi I hilo melo goi I kato punam goi I hinu mite goi I mite beli goi I noti dakku goi I migombelo goi I rumba dakku goi I nyobo puye goi I ome puye goi I oro puye goi I ayu goi I nyobo puye remi ka kolme oi remi ka kolme remi kai me ome remi to me kudine remi mi bue pomnie remi nyobo pomne remi ai ngedeme remi ome doi remi bom lang remi oveli mange remi ipa bom lang remi mugdi kongkie remi bote bulu remi muglom ko mange। उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी श्रोताओं को आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ ही कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेकिन कहीं जाइए नहीं, बने रहिए मीडियम वेव 444.4 मीटर्स तथा अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।